हेलो दोस्तों। आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन से कुछ बात करेंगे। विलयन में एक टॉपिक आता है मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज या अणुभिन्नांक या फिर मोल अंश भी कह सकते हैं। इससे बोर्ड में हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में करके पूछ लेता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि मोल प्रभाज या अणुभिन्नांक या फिर मोल अंश कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके फार्मूले के बारे में कि फार्मूला कैसे होगा। फार्मूला जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि विलियन है क्या दरअसल, या बनता कैसे है। तो विलियन को बनाने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो होता है आपका विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी विलेय और विलायक का जो कॉम्बिनेशन होता है वही तैयार करता है क्या, विलियन को। अब विलियन में आपको मोल प्रभाज निकालना है, तो विलियन का डायरेक्ट मोल प्रभाज तो नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन विलेय का और विलायक का अलग अलग से हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विलेय के मोल प्रभाज के लिए हम कर सकते हैं क्या, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोल संख्या फिर बटे विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक का मोल संख्या। यानी अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है तो आपको विलेय का और विलायक का दोनों का वैल्यू आपको मोल में लेना होगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोल प्रभाज के लिए आप क्या कर सकते हो, तो विलायक के लिए हम क्या कर सकते हो, तो विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू आप कर सकते हैं विलायक की मोल संख्या बटे विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या। यानी अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है तो हर परिस्थिति में आपको दिए गए डाटा में, दिए गए सवाल में जो भी होगा मात्रा, जो भी विलेय या विलयन का मात्रा, विलायक का मात्रा होगा, वो हमेशा आपका मोल में होना चाहिए। चलिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विलियन में, यह क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक विलियन में जल 25%, एक हमारे पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में क्या किसका कितना मात्रा है ये देख लेना है पहले। एक विलियन में जल 25%, एथेनॉल 25% तथा एसिटिक अम्ल 50% है। प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सवाल एकदम क्लियर है कि एक आपके पास विलियन है और विलियन जो बना है वह जल, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल यानी तीन चीजों को मिलाकर बना है, जिसमें जल की जो मात्रा है वो 25%, एथेनॉल की जो मात्रा है वो भी 25% और एसिटिक अम्ल की जो मात्रा है वो कितना है, 50%। अब इसमें आपको प्रत्येक घटक यानी जल, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के का मोल प्रभाज आपको बताना है। इसके लिए हम ये मान लेते हैं, पहले कंसीडर ये कर लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम विलियन है। 100 ग्राम विलियन में अगर हम एक रेशियो देखें तो 100 ग्राम विलियन में 25% अगर जल है तो इसका मतलब 25 ग्राम जल। एथेनॉल की मात्रा 25% है तो एथेनॉल हमने मान लिया 25 ग्राम, और 50% हमारा एसिटिक अम्ल है। तो इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एसिटिक अम्ल की मात्रा है वो कितना है, 50 ग्राम है। हमने कंसीडर किया है 100 ग्राम विलियन में। तो अब चलते हैं बारी बारी से दोनों का। सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि इसमें मोल संख्या तो दिया नहीं है, न तो जल का दिया है, ना ही एसिटिक अम्ल का, ना ही एथेनॉल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मोलों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जल का। जल की एक मोल में टोटल 18 ग्राम बनते हैं। अगर जिनको नहीं पता है कैसे निकालना है तो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। और H2O का अगर आपको निकालना है एक मोल में कितना ग्राम बनता है, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन की मात्रा 2 है तो एक 2 हो गया, और एक हाइड्रोजन का परमाणुक भार 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और ये 16, टोटल कितने हो गए 18। यानी एक मोल में जो जल की मात्रा होगी, आणविक द्रव्यमान होगा, वो कितना होगा 18 ग्राम होगा। और अपने पास कितने ग्राम जल की मात्रा है, तो 25 ग्राम। तो 25 ग्राम जल की मात्रा में हम देखेंगे तो 25 ग्राम जल की मात्रा में कितने मोल बनेंगे, तो 25 बटा हमने क्या कर लिया 18, और जब 18 से हमने डिवाइड किया 25 में तो आया कितना 1.38 मोल। यानी 25 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या बन रही है वो कितना बन रहा है, 1.38 मोल बन रहा है। इसी प्रकार हम बात करेंगे इसी प्रकार हम बात करेंगे एथेनॉल की। एथेनॉल के एक मोल में 46 ग्राम मिल रहा है। ये कैसे मिल गया, एथेनॉल का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है आपका C2H5OH। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन में कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और एक कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 ग्राम।
फिर उसके बाद यहाँ 5 हाइड्रोजन है तो 5 गुना 1 कर लिया, प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16 कर लिया, फिर प्लस 1 हाइड्रोजन है तो 1 कर लिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 12 दूना 24 हो गया, और ये 5 एकम 5 हो गया, और ये 16 एक 17 हो गया। जब सबको हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है? 46। इसका मतलब ये है कि एथेनॉल के 1 मोल में टोटल कितने ग्राम बन रहे हैं? 46 ग्राम बन रहे हैं। तो अब हमारे पास मात्रा कितनी दे रखा है? विलयन में एथेनॉल की मात्रा कितना है? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम एथेनॉल में हमारा कितना मोल तैयार होगा? तो हमारा दिया गया जो पदार्थ की मात्रा होती है वो, और उसके बाद उसका आणविक द्रव्यमान का दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमको मिल जाता है मोल की संख्या। यानी 25/46 करने पर हमको मिल जाएगा 25 ग्राम एथेनॉल का मोल की संख्या। तो 25/46 करने पर डिवाइड करने पर 46 से आपका कितना आ रहा है? 0.54 मोल। यानी जो 46 ग्राम एथेनॉल आप देख रहे हो 1 मोल में, इसके आधार पे 25 ग्राम एथेनॉल में टोटल मोलों की जो संख्या होगी वो होगी 0.54 मोल। इतना क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? एसिटिक अम्ल की बात करेंगे। एसिटिक अम्ल में, एक एसिटिक अम्ल के मोल में आपका बनता है 60 ग्राम। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला हम जानेंगे CH3COOH। अब यहाँ पर बात करेंगे कार्बन 1 है तो 12 हो गया, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुना 1 हो गया, प्लस फिर कार्बन 1 है तो 12 हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणा 16 ऑक्सीजन हो गया, प्लस 1। अच्छा, इनको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 12, और ये 3 एकम 3 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 16 दूना 32 हो गया, प्लस 1। चलिए, इसको जब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमारा जो टोटल बनता है वो कितना बनता है? 60 बनता है। यानी इसको हम जब टोटल ऐड करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है? 60 बन जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक अम्ल के, यानी हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के 1 मोल में, एसिटिक अम्ल की 1 मोल में हमारा कितना बन रहा है? 60 ग्राम बन रहा है। और अपने पास एसिटिक अम्ल की मात्रा कुल कितनी है? अपने पास एसिटिक अम्ल की कुल मात्रा है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम एसिटिक अम्ल में कुल मोलों की संख्या कितनी बननी है? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 50 ग्राम एसिटिक मोल जो है उसमें आप देखोगे तो आप 50/60 कर लिए, और ये 50/60 क्या हो गया? मोल हो गया। तो इस हिसाब से जब हम 50 में 60 का डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो मोलों की संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.83। अब जब हम मोलों की संख्या निकाल लिए हैं तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके मोल प्रभाव। चलिए कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम जल का निकालेंगे। तो जल का मोल प्रभाव निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर जिसका भी मोल प्रभाव निकालना है ऊपर हम उसके मोलों की संख्या रखेंगे, और नीचे जितना भी होगा उस विलयन में जितने भी अवयव सम्मिलित होंगे उन सब का मोल संख्या लिख लेंगे। तो जल का मोल प्रभाव निकालना है तो जल का मोल प्रभाव निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या जो हमको दे रखा है विलयन में, बटा फिर जल के मोलों की संख्या, और साथ ही साथ एथेनॉल के मोलों की संख्या और एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका 1.38 बाई, जब इन तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 2.75। जब 1.38 में हम 2.75 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा कितना वैल्यू बन जाएगा? 0.50। यानी जल का जो मोल प्रभाज है वो 0.50 हो जाएगा। और ये कितने ग्राम जल के लिए है? तो ये आपका है 25 ग्राम जल के लिए। अगर जल की मात्रा बदलती है तो इसका मोल प्रभाज भी बदल जाएगा। चलिए, जैसे जल का मोल प्रभाज निकाल लिया, अब ऐसे ही किसका निकालना है? एथेनॉल का मोल प्रभाज। एथेनॉल के बारे में बात करें तो एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालने के लिए अब ऊपर किसके मोलों की संख्या आएगा? एथेनॉल के मोलों की संख्या आएगा। एथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी है? 0.54 बटे कर लिया मैंने, जैसा कि कहा है कि नीचे जो होगा विलयन में जितने भी अवयव हैं इन सब के मोलों की संख्या को हम ऐड करेंगे। यानी पुनः हमने क्या कर लिया? 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, और जब तीनों को ऐड किया तो सेम वैल्यू फिर मिलेगी 2.75। अब हमने क्या कर लिया? 0.54 में 2.75 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू क्या बन रहा है? तो हमारा वैल्यू बन रहा है 0.19। यानी जो हमारा एथेनॉल का जो मोल प्रभाज है वो कितना निकल गया? 0.19। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे? इसी प्रकार से हम निकालेंगे एसिटिक अम्ल का।
अब एसिटिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस बार जो ऊपर रास हम रखेंगे वो किसका रहेगा, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का कितना वैल्यू दे रखा है, कितनी मोलों की संख्या है, तो एसिटिक अम्ल की मोलों की संख्या है आपका 0.83। और इसके अलावा आप फिर वही काम करेंगे जो विलियन के नीचे आप देख रहे हो, उस विलियन में जो आप अवयव इस्तेमाल कर रहे हो वो कितना है, 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। फिर आप ऐड कर रहे हो तो सेम वैल्यू आएगी, यानी 2.75। अब आपको क्या करना है, 0.83 में आपको डिवाइड करना है इससे 2.75 से, और जब आप इसमें डिवाइड करते हैं तो इस आधार पे आप डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0.30। अतः आप इस तरीके से किसी भी विलयन के विलेय या विलायक के मोल प्रभाजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम एक और सवाल देख ले रहे हैं मोल प्रभाज निकालने के लिए। तो अपने पास सवाल क्या है, सवाल दिया है कि, हाँ सवाल क्या दिया है, सवाल ये दिया है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पास एक मिश्रण है और उसमें आपने क्या कर रखा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम आपने क्या मिला रखा है, एथिल एल्कोहल मिला रखा है। अब इन दोनों का क्या बताना है आपको, मोल प्रभाज बताना है। सवाल क्लियर है, सवाल एकदम स्पष्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 36 ग्राम अपने पास जल है और 46 ग्राम अपने पास एथिल एल्कोहल है, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद अब बताना है उन दोनों का मोल प्रभाज क्या होगा। चलिए सोल्यूशन में चलते हैं, हम आसानी से इसको भी कर लेंगे। तो सोल्यूशन में हम जा रहे हैं तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम दोनों का आणविक भार जानने की कोशिश करेंगे, यानी अणुभार जानने की कोशिश करेंगे, जल का भी और एथिल एल्कोहल का भी। जल का अणुभार जैसा कि मैंने कुछ देर पहले निकाला है पिछले सवाल में, कि जल का अणुभार निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो जल का अणुभार हमारा कितना होता है, 18 होता है। तो इस आधार पे हम ये देखेंगे कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी बनती है। तो हम बात कर लेंगे 36 ग्राम जल में या जल के मोलों की संख्या क्या होगी। तो 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, पहले N1 से रिप्रेजेंट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 बटा मैंने क्या कर लिया, 18। अब 36 बटा 18 करने पर हम क्या कर लेंगे, 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में। इससे स्पष्ट होता है कि 36 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या होती है वो 2 मोल होता है। या आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हो कि 2 मोल जल में 36 ग्राम जल तैयार होता है। अच्छा, उसके बाद हम किसका आणविक भार निकालने वाले हैं, एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या बनता है आपका, C2H5OH। अब इसका अणुभार निकालना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। कार्बन 2 भाग हैं तो 2 कर लिया, और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन 5 है तो 5 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब सबको कैलकुलेट किया जा रहा है तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल जो द्रव्यमान बन रहा है वो कितना बन रहा है, 46 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एथिल एल्कोहल के 1 मोल में टोटल कितने बन रहे हैं, 46 ग्राम। अब अपने पास टोटल कितने एल्कोहल दे रखे हैं, कितने ग्राम, तो अपने पास दिया है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल दिया है। तो 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या बननी है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लिए N2 से। और जब इसमें देख रहे हैं तो 46 ग्राम तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और इसका भी परमाणु द्रव्यमान भी दे रखा है, आणविक द्रव्यमान भी दे रखा है 46 ग्राम। तो अब जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने पर ये कितनी बार में डिवाइड कर रहा है, एक बार में, यानी 46 ग्राम एथिल एल्कोहल में जो मोलों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो N1 का मान हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2, और N2 का मान हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 1। N1 हमने रिप्रेजेंट किया है जल के मोलों की संख्या के लिए, और N2 जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या के लिए रिप्रेजेंट किया है। चलिए बढ़िया, अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जल का मोल प्रभाज निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह एक शॉर्ट तरीका होता है कि आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए आप मोलों की संख्या को N1 N2 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जल का मोल प्रभाज आपको निकालना है, तो जल के मोल प्रभाज के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिख लिया, जल का मोल प्रभाज बराबर N1 और बाई N1 प्लस N2। अब N1 की वैल्यू 2 आपने रख लिया, और फिर यहाँ N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 1। जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका वैल्यू क्या बना, 2/3, और जब आपने 2 में डिवाइड किया 3 से
तो आपकी वैल्यू बनती है तकरीबन 0.67। यानी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो कि 36 ग्राम जल को अगर आप 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में मिलाते हो तो उस कंडीशन में जो जल का मोल प्रभाज तैयार होगा वो कितना होगा, 0.67। इसी प्रकार हम किसका निकाल सकते हैं, इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, N2 बाई N1 प्लस N2। अब N2 का वैल्यू 1 हो गया, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 1। इस आधार पे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 1/3। और जब आप 1 में 3 से डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी बनती है, 0.33। यानी यहाँ अर्थात क्या मिला आपको, एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज बना वो कितना बना, 0.33। आप ऐसे क्वेश्चन को भी कह सकते हो 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में अगर आप दोनों का मोल प्रभाज निकालने की बात करते हो तो जल का मोल प्रभाज कितना बन रहा है आपका, 0.67। और वहीं पर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना बन रहा है, 0.33।